तो सही है बच्चों, कल हम लोगों ने जो है वो कबड्डी कर ली थी, मतलब कबड्डी जो है पढ़ ली थी। तो कबड्डी पढ़ ली थी और आज हम लोग पढ़ेंगे बैडमिंटन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गेम्स जो हैं वो हैं, लगभग 7 गेम्स हैं तुम्हारे सिलेबस में टोटल। उन 7 गेम्स में से अब आज जो है वो किसकी बारी है, वो है बैडमिंटन की बारी। वाई द पेन इज नॉट वर्किंग। अच्छा, येलो कलर लगा हुआ। तो आज जो है वो बारी है बैडमिंटन की। बेस पे है ये, एनसीईआरटी पे ही पूरा बेस। हम जितनी भी मेरी वीडियोस है वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाता हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, और जो उसमें कंटेंट होता है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसके जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। तो जो पहला बात आती है, अगर हम खेल की हिस्ट्री के बारे में बात करें कि कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, तो सबसे पहले अगर हम बात करी जाए तो 2nd सेंचुरी बीसी में जो इसकी एंशियंट रूट्स जुड़ी हुई हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं, एशिया से और ग्रीस से जुड़ी हुई हैं। ग्रीस एंड एशिया। ठीक है, ग्रीस और एशिया से इसकी रूट्स जुड़ी हुई हैं। 1873 में ये पुणे में खेला गया था। सबसे पहले बैडमिंटन जो है वो पुणे में खेला गया था 1873 में, और 1873 में एक एक्ट भी आया था, उसको भी, उसका नाम कमेंट में बताना अगर तुम लोगों को याद हो तो। पॉलिटी से रिलेटेड एक्ट था। ठीक, तो सबसे पहले ब्रिटिश सेना ने कहाँ खेला, 1873 में पुणे में। उसके बाद में 1934 1934 में जो इंटरनेशनल बैडमिंटन महासंघ थी, बैडमिंटन फेडरेशन, उसका फॉर्मेशन होता है कब, 1934 में। 1934 के बाद में 1948 में थॉमस कप की शुरुआत हुई, और थॉमस कप बैडमिंटन का बहुत ही फेमस कप है। और ये याद रखना कि उबेर कप किसके लिए होता है, थॉमस कप किसके लिए होता है, रणजी ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, तो ये भी याद रखना। तो अगर इनका कहीं तुम्हारे पास में डिस्क्रिप्टिव आता है तो उसमें इन चीजों को तुम लोग ऐड कर पाओ, है ना। ये इसलिए नहीं पढ़ना है कि नहीं मैं 1948 याद क्यों करूं, इससे कोई जरूरी थोड़ी ना एमसीक्यू आ जाए, एमसीक्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर बैडमिंटन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आप इस बात को लिख देते हैं कि बैडमिंटन के थॉमस कप की स्टार्टिंग 1948 में हुई थी, एक स्टार बना करके, भले वो बैडमिंटन के बारे में कुछ भी पूछ रहा हो, तो ये जो पॉइंट है ये इनहेंस करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, कि सामने जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसे लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चे के पास में डाटा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है कोर्ट का, जो बैडमिंटन के लिए फील्ड होती है उसको हम लोग पिच नहीं कहते हैं, इसके लिए हम लोग कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जो क्रिकेट के लिए होता है, क्रिकेट के लिए हम पिच बोलते हैं, और बैडमिंटन के लिए इसको कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट के आयाम, कोर्ट कितना होता है, तो कोर्ट हमारा 13/4 इंटू 6.1 मीटर का होता है, लेकिन ये डबल्स के लिए होता है। सिंगल्स के लिए जो इसकी ब्रेथ होती है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, वो 5.18 मीटर होती है। ठीक, वो 5.18 मीटर होती है। और नेट से जो ये लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है शॉर्ट सर्विस लाइन, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 1.98 मीटर। इधर भी 1.98 मीटर और उधर भी 1.98 मीटर। ये दोनों तरफ बिल्कुल बीचों बीच में क्या होती है, बिल्कुल बीचों बीच में नेट होती है। और नेट से 1.98 मीटर उधर की डिस्टेंस और 1.98 मीटर की इधर की डिस्टेंस, मतलब ऐसे यहाँ पे समझो, ये होता है पूरा एरिना, ये होता है नेट। नेट से 1.98 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारी शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। ठीक, ये जो हमारी पूरी होती है 13 मीटर होती है, ये 6.1 मीटर होती है डबल्स के लिए, और 5.8 मीटर होती है सिंगल्स के लिए। ठीक है, 5.8 ही होती है ना सिंगल्स के लिए, हाँ 5.18। ठीक, तो इस तरीके से इसका डायमेंशन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे रैकेट और जो इसकी शटल कॉक होती है उसमें उसका जो डायमेंशन होता है, उसका जो वो होता है वेट और हाइट, वेट और लेंथ जो होती है वो क्या होती है, तो शटल कॉक की जो लेंथ होती है वो 680 मिलीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इसकी ब्रेथ है, जो चौड़ाई होती है, वो हमारी 230 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम तो बहुत कम प्लेयर्स ही होते हैं जो बहुत छोटे इससे खेलेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्स जो होता है वो ये होता है। वही जो शटल कॉक होती है उसमें टोटल 16 फेदर्स होते हैं, ये 16 फेदर होते हैं। और इसमें जो कॉर्क होता है ये चमड़े से बना हुआ ढका हुआ होता है, क्योंकि ये लकड़ी का जो कॉर्क होती है, जो कॉर्क वाली लकड़ी होती है जिससे वाइन की बॉटल सील की जाती है, ये वही लकड़ी होती है। जो कॉर्क होता है वो एक लकड़ी का
जो बार्क होता है, छाल जिसको बोलते हैं बार्क, पेड़ के तने की छाल, उससे वो कॉर्क बनती है। ये वही कॉर्क होती है और इसमें ये 16 फेदर्स होते हैं। और ये 16 पंख जो होते हैं ये चिड़िया के एक ही पंख होते, मतलब एक ही साइड के पंख होते हैं। जैसे किसी भी चिड़िया के जब हम पंख निकाल के उससे कॉक बनाते हैं, शटल कॉक, तो उसके एक साइड के पंख होते हैं। मतलब अगर किसी चिड़िया के राइट साइड के पंख हमें लेने हैं तो हम सारे पंख जो है ये राइट साइड के ही होंगे, और अगर लेफ्ट साइड के पंख लेने हैं तो 16 के 16 फेदर लेफ्ट साइड के ही होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स, उससे रिलेटेड चीजें होती है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड के पंख लगा देंगे तो ये जो कॉक है ये बैलेंस नहीं होगी हवा में। तो एक साइड के पंख होते हैं तो वो घूमती रहती है कॉक। ठीक है, वेट इसका कितना हो सकता है, 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है शटल कॉक। अच्छा, ये पंख वाली जो कॉक होती है और प्लास्टिक वाली जो होती है, फेदर वाली के साथ में समस्या क्या होती है कि ये हमारी ड्यूरेबल नहीं होती है, ये बहुत जल्दी टूटती है। ठीक है, और जो प्लास्टिक वाली होती है ये ड्यूरेबल होती है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि शटल कॉक जो हमारी पंख वाली होती है वो कम ड्यूरेबल होती है, प्लास्टिक वाली होती है वो ड्यूरेबल ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारे प्रोफेशनल गेम्स होते हैं उनमें हम शटल कॉक जो है फेदर वाली ही यूज़ करते हैं। प्लास्टिक वाली का यूज़ कहाँ करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली स्टार्टिंग में गेम खेलना लोग शुरू करते हैं तो हम लोग प्लास्टिक वाली शटल कॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये फेदर वाली उड़ती अच्छी है, स्टेबल फ्लाइट होती है इसकी। लेकिन जो प्लास्टिक वाली होती है उसकी फ्लाइट जो है वो स्टेबल नहीं होती है। मतलब क्वालिटी वाइज जो फेदर वाली होती है वो बेटर होती है, लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो प्लास्टिक वाले की बेटर होती है। चलो, सर्विस के नियम। तो सर्विस क्या होता है, जब हम उसको शटल कॉक को रैकेट से मारते हैं उस चीज को हम लोग सर्विस बोलते हैं, वो सर्विस होता है। तो सबसे पहले तो टॉस जीतना होता है। टॉस जीतने वाला जो प्लेयर होता है या टॉस जीतने वाला जो प्लेयर होता है, जब सिंगल्स होता है तो प्लेयर कह लीजिए डबल्स को आप टीम कह सकते हैं, क्योंकि डबल्स में दो दो प्लेयर दोनों साइड होते हैं। तो टॉस जीतने वाला अपनी सर्विस और कोर्ट चुनता है कि हाँ ठीक है, मैं पहले मतलब उधर खड़ा हूँ या इधर खड़ा हूँ, सर्विस लूंगा या सर्विस नहीं लूंगा। ठीक, तो जो सर्विस होता है वो सर्विस में होता क्या है पहले समझो। तो जो शटल कॉक को होता है बेस में मारना, और जो शटल कॉक होती है वो कमर के 1.15 मीटर से नीचे हो। जो मतलब जो नीचे से अगर हाइट नापी जाए तो 1.15 मीटर लगभग कमर के आसपास आती है इंसान में, तो 1.15 मीटर से नीचे होना चाहिए। नीचे कॉक मतलब हिट करनी चाहिए रैकेट को। हम सर्विस ऊपर से नहीं मार सकते, जो पहला मार रहे होते हैं सर्विस शॉट। ठीक है, फॉल्ट क्या होता है, सर्विस के दौरान पैर नहीं उठना चाहिए, दोनों पैर जमीन में होना चाहिए, या शटल को मिस कर देना। अगर आप शटल मिस कर देते हैं तो वो फॉल्ट में काउंट हो जाता है। ये मैं सर्विस के बारे सर्विस की बात कर रहा हूँ। सर्विस का मतलब जो फर्स्ट, जैसे क्रिकेट में फर्स्ट बॉल होती है ना, फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल, वही सर्विस होती है। जब फर्स्ट टाइम एक प्लेयर शटल कॉक को मार रहा होता है उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं, सर्विस शॉट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स बनाम फॉल्ट। देखो लेट्स क्या होता है कि लेट्स में खेल रुकता है और फॉल्ट में पॉइंट ले लिया जाता है। लेट्स में खेल रुकता है और फिर से चालू होता है, ठीक, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं कटता है। लेकिन फॉल्ट में क्या होता है, फॉल्ट में पॉइंट कट जाता है। फॉल्ट में क्या होता है, पॉइंट कट जाता है। तो लेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं और फॉल्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, इनको हमको देखना है। जैसे कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, किसी प्लेयर के चोट लग जाए, कोई प्लेयर गिर जाए, या फिर नेट टूट जाए, या बारिश हो जाए। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद तो गेम हम अपना दोबारा से चालू कर सकते हैं। या जैसे हमने शटल को, उसने किसी प्लेयर ने शटल को हिट किया और वो नेट में फंस गई, शटल नेट पर अटक जाना। ठीक है, तो या फिर एक ही समय पर दोनों गलतियां हो जाए, कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए और शटल नेट पर अटक जाए, या किसी ने रॉकेट उसको शटल कॉक को हिट किया और रैकेट उसी के मुंह पे लग गया तो उसका खून निकल आया। तो ये अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो कभी भी हो सकती है। तो इसमें गेम रुकता तो है लेकिन पॉइंट नहीं काटा जाता। ठीक है, गेम दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है थोड़ी देर बाद। फॉल्ट में क्या होता है कि जैसे शटल कोर्ट के बाहर गिरना, तो ये फॉल्ट होती है। तो इसमें क्या है, पॉइंट कटता है। खिलाड़ी का नेट को छूना, अगर कोई प्लेयर नेट से टच हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो फॉल्ट में आता है, उसमें पॉइंट कटता है उस प्लेयर का जो नेट को टच हो जाता है। शटल को 2 बार मारना, कि जैसे एक बार हिट किया और अपने ही कोर्ट में दोबारा से हिट कर दिया, है ना, तो वो शटल को 2 बार मारना हो जाता है, वो भी फॉल्ट में काउंट होता है और उसमें भी पॉइंट जो है वो छिन जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रैकेट ग्रिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक फोरहेड ग्रिप होती है, एक बैक हैंड ग्रिप होती है। फोरहेड ग्रिप से समझ में आ रहा होगा कि ये हम आगे के हिस्से को पकड़ते हैं, इस वाले हिस्से को, आगे के हिस्से को पकड़ते हैं।
ये किस चीज के लिए होता है? जब हम सर्विस शॉट मार रहे होते हैं, ठीक है, सर्विस शॉट मारते समय हम इस ग्रिप का यूज करते हैं, ठीक, जैसे हाथ मिलाते समय हम लोगों का हाथ हो जाता है ना, ये उस तरीके से है, ठीक। ये वी आकार बनाता है और शरीर के दाईं ओर के शॉट्स के लिए बेटर होता है कि क्योंकि रैकेट तो हमें दाएं हाथ में ही पकड़ना है, तो दाएं हाथ में पकड़ के हम दाएं हाथ से मारते हैं, ठीक। और दाएं हाथ से ही हम बाईं साइड के शॉट्स भी मारते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बाईं साइड के शॉट्स के लिए हम हाथ को चेंज कर लेते हैं, फिर बाएं हाथ से आकर के बाएं हाथ के शॉट मारते हैं। शॉट तो हम लेफ्ट राइट हैंड से ही मारते हैं ना। ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल होता है जो हमारी फोर हैंड ग्रिप होती है, जहां पे हम आगे को पकड़ते हैं, ठीक है, ये कम पावरफुल होता है। बैक हैंड ग्रिप क्या होती है कि अंगूठा हैंडल के पीछे सीधा रहता है, इस तरीके से टाइटली पकड़ते हैं, ये हमको ज्यादा पावर देता है, अधिक शक्ति और नियंत्रण। ये शरीर के बाईं ओर के शॉट्स के लिए होता है कि दाहिने हाथ को हम इस तरीके से अपने बाएं हाथ के पीछे करते हैं और फिर शॉट मारते हैं, तो ज्यादा फोर्स जनरेट होती है इससे। फिर होता है स्ट्रोक्स, कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव के लिए तो है ही। तो सबसे पहले तो नीचे से शुरू कर दो, ठीक है। ये ड्राइव शॉट होता है जो एकदम नीचे से जाता है, ठीक, तेज और सीधा शॉट होता है। ड्रॉप शॉट क्या होता है कि नेट के पास से निकलता है। जो ड्राइव शॉट होता है ये ऐसे नेट के पास से निकलता है, इसको हम लोग ड्रॉप शॉट या मतलब ड्रॉप शॉट बोलते हैं, जो नेट के बिल्कुल पास से निकलता है, ठीक, इसको ड्रॉप शॉट बोलते हैं। तो पहला हुआ ड्राइव, फिर हुआ ड्रॉप, फिर होता है स्मैश। स्मैश शॉट क्या होता है? जब हम तेजी से मारते हैं और पास में गिरती है तो ये स्मैश होता है, ठीक। क्लियर शॉट क्या होता है? जिसमें हम तेजी से मारते हैं और ये दूर जाके गिरती है। जो इसका फ्लाइंग पाथ है वो सबसे बड़ा होता है, किसमें होता है? क्लियर शॉट में होता है, ठीक। ये ऊंचा शॉट होता है। स्मैश क्या होता है? आक्रामक, अग्रेसिव शॉट होता है। मैं मारता तो ऊपर हूं लेकिन इतनी तेजी से मारता हूं कि वो बहुत ऊपर ज्यादा जाती है और जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है ये कम होती है, ठीक है। चार तरीके के शॉट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंजरी हीट मैप। इंजरी क्या क्या होती है? तो बैडमिंटन में सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो शोल्डर की होती है और एल्बो की होती है। शोल्डर और एल्बो की जो इंजरी है वो मैक्सिमम होती है। ये क्यों होता है? ओवरहेड स्ट्रोक्स के कारण, क्योंकि परमानेंट जो हमें शॉट मारने होते हैं वो अपना हाथ जो है अपने सर के ऊपर से शॉट मारने पड़ते हैं, और इसलिए उसमें जो शोल्डर होता है, कंधा जो होता है, उसमें झटके लगने का बहुत एकदम नॉर्मल चीज है झटके लगना कंधे में, और उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि डिसलोकेट हो जाना, जैसे शोल्डर डिसलोकेट बहुत नॉर्मल चीज है बैडमिंटन के गेम में। जैसे कबड्डी में मैंने बताया था ना कि एसीएल का डैमेज होना कबड्डी में एकदम नॉर्मल चीज है, कि कबड्डी खेलने वाले लगभग 80 to 90% प्लेयर का एसीएल डैमेज हो ही जाता है। तो वैसे ही बैडमिंटन में है कि शोल्डर डिसलोक्यूट, तो भाई हमें शोल्डर से ही सारा काम वो करना पड़ता है ना, सारा फोर्स हमें शोल्डर से ही जनरेट करना पड़ता है, शोल्डर और एल्बो से, ठीक। और उसके बाद में आता है हमारा नी और एंकल। तो नी और एंकल में क्या होता है? इसमें भी जो है इंजरी हो सकती है, क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी हम लोगों को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है ना, कि अभी हम लेफ्ट साइड में थे और उधर से शॉट शॉट आया, वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो हम राइट साइड की तरफ जंप किए या लेफ्ट साइड जंप किए। तो ये जो चार चीजें हैं, शोल्डर, एल्बो, नी और एंकल, ये ज्यादा इंजर होती है बैडमिंटन में। क्योंकि बैडमिंटन में ऐसा तो है नहीं कि शटल कॉक किसी के मुंह पे लग जाए आकर के या शोल्डर पे लग जाए आके तो उसका मुंह टूट जाए या शोल्डर टूट जाए। हल्की सी शटल कॉक होती है तो शटल कॉक से चोट नहीं लगती है, खुद की गलती की वजह से चोट लगती है, ठीक। इसके लिए क्या होता है? हर गेम में यही होता है कि हर गेम में होने वाली इंजरी से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है वार्म अप और सही फुटवर्क। कि अगर आप वार्म अप कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, वार्म अप में ही स्ट्रेचिंग भी आती है, और उसके बाद में गेम खेलने के बाद में क्या होता है? वो कूल डाउन होता है, कूलिंग डाउन। गेम खेलने से पहले वार्म अप होता है, उस वार्म अप का एक पार्ट होता है स्ट्रेचिंग, फिर पूरा प्ले गेम होता है, गेम के बाद में जो होता है वो कूल डाउन होता है। किसी भी एक्सरसाइज का प्रोसेस यही होता है। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, तो भी आपका ये होगा वार्म अप, एक्सरसाइज और फिर कूल डाउन। बॉडी को ठंडा करना भी जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी को स्ट्रेच किया, वार्म अप किया, उसके बाद आपने रनिंग कर ली 3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में घर में आकर के सोफे पे बैठ गए आराम से। नहीं, उस रनिंग के बाद में फिर धीरे धीरे अपनी ब्रेथ को नॉर्मल लेवल पर लेकर के आइए, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है एक्सरसाइज और बहुत इसके प्रो एंड कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पे भैया खत्म हो जाता है तुम्हारा। लिंक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी इस पीडीएफ की, और ई बुक जिनके पास है उनको मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं गेम के, वो गेम के सारे क्वेश्चंस पहले ये यहाँ से वीडियो देखें और उसके बाद में उस ई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के ही हैं, और बाकी जिसको पीडीएफ
चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और फ्री में पड़े हैं नोट उसके, पीडीएफ तो इसकी फ्री में पड़ी हुई है सब।